आदमी ने अपनी कमीज उतार दी और पूरे शरीर पर पड़े चाकुओं के निशान दिखने लगे। बगल में खड़ा छोटा पुलिसकर्मी हैरान होकर स्तब्ध रह गया। उसने सुझाव दिया कि मामला इंस्पेक्टर झो को सौंप दिया जाए, लेकिन पास खड़ा डिप्टी शेरिफ अपनी हद भूल चुका था। उसने डंडा जोर से आदमी के शरीर पर दे मारा, फिर हाई प्रेशर पानी की बौछार से उसे धोया और मुंह से ताना मारते हुए हंसी उड़ाने लगा। धोने के बाद वे लोग रैम्बो के बाल भी काटने वाले थे। उसके अनिच्छुक चेहरे को देखकर डिप्टी शेरिफ ने डंडे से उसका गला जकड़ लिया। उसी पल उसे युद्धबंदी शिविर में सहा गया अत्याचार याद आ गया। चमकते हुए उस तरह को देखते ही रैम्बो अचानक उग्र हो उठा। उसने एक लात मारकर पुलिस वाले को गिरा दिया, फिर दूसरी लात मारी। डिप्टी शेरिफ जोर से दीवार से जा टकराया। ऐशो आराम में रहने वाले ये पुलिस वाले उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सके। आसानी से सबको गिरा दिया गया। आवाज सुनकर शेरिफ मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वो पूछताछ कक्ष से लेकर दफ्तर तक सबको पीटता हुआ निकल गया। ऐसी जबरदस्त लड़ाकू ताकत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। रैम्बो ने अपना सैन्य चाकू उठाया और तेजी से थाने से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल मिली। उसने सवार को नीचे खींचा और खुद मोटरसाइकिल पर बैठ गया। गुस्से से भरा डिप्टी शेरिफ राइफल लेकर बाहर आया। शेरिफ ने तुरंत उसे रोका। उसे डर था कि कहीं कोई निर्दोष घायल न हो जाए। उसने खुद गाड़ी चलाकर पीछा करने का फैसला किया। दोनों आगे पीछे भागते रहे। मोटरसाइकिल रेल की पटरियों को पार कर गई। शेरिफ ने भी पीछा छोड़ने का इरादा नहीं किया। वे चहल पहल वाले छोटे शहर से निकलकर वीरान पहाड़ी जंगलों में पहुंच गए। यहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ था। पहाड़ी बाइक को फायदा था। जंगल तक पहुंचते ही शेरिफ को रुकना पड़ा। उसे इलाके की भौगोलिक स्थिति पता थी। उसने तुरंत दूसरों को आगे से घेरने का आदेश दिया, फिर रेलिंग तोड़कर शॉर्टकट से पीछा जारी रखा, लेकिन गाड़ी फिसलकर खाई में पलट गई। रैम्बो ने मोटरसाइकिल छोड़ दी और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। शेरिफ की ताकत जवाब दे रही थी। वो पीछे पीछे भागता रह गया। रैम्बो एक छोड़े हुए फार्म हाउस पर पहुंचा। यहाँ की गाड़ियां पहले ही बेकार हो चुकी थी। तभी बाकी पुलिस वाले भी पहुंच गए। शेरिफ ने आदेश दिया कि खोजी कुत्ते और हेलीकॉप्टर लाए जाए। हर हाल में अंधेरा होने से पहले रैम्बो को पकड़ना था। दूसरी तरफ रैम्बो ने वहीं से सामान जुटाया, तिरपाल ओढ़कर खुद को गर्म रखा, फिर एक छोटी धारा के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। जल्द ही शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। वे हंसते बोलते हुए खोज शुरू कर चुके थे, जैसे शिकारी शिकार को खदेड़ते हैं। उन्हें पता नहीं था कि असली शिकार वे खुद बनने वाले हैं। रैम्बो ने चाकू के हत्थे से कंपास निकाला और दिशा देखी, लेकिन नायक भी कभी कभी फंस जाता है। वो एक चट्टान के किनारे पहुंच गया। आगे कोई रास्ता नहीं था। नीचे गहरी खाई थी। कुत्तों की आवाज पास आती जा रही थी। उसे मजबूरन ऊपर से नीचे उतरना पड़ा। उसकी बाजुओं में जबरदस्त ताकत थी। पैर फिसलने पर भी वो संभल गया, लेकिन स्थिति बेहद मुश्किल थी। न ऊपर जा सकता था न नीचे। तभी एक हेलीकॉप्टर आ गया। अपमानित डिप्टी शेरिफ उसे मार गिराने पर तुला हुआ था। पायलट ने रोका कि इससे जान जा सकती है, लेकिन उसने परवाह नहीं की। हेलीकॉप्टर संतुलन खोने लगा। वो बार बार निशाना चूक रहा था। ऐसे चलता रहा तो रैम्बो की मौत तय थी। रैम्बो ने नीचे बहती धारा की ओर देखा। मरने जीने की ठान कर वो 100 मीटर ऊंची चट्टान से कूद गया। नीचे पेड़ों की डालियों ने कुछ झटका कम कर दिया, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी डिप्टी शेरिफ का इरादा नहीं बदला। रैम्बो ने पेड़ के तने को ढाल बनाया। जिंदा रहने के लिए उसे पलटवार करना ही था। उसने जमीन से पत्थर उठाया। जैसे ही डिप्टी ने मैगजीन बदली, उसने पत्थर हेलीकॉप्टर की ओर फेंका। पायलट घबरा गया। डिप्टी संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। रैम्बो ने जमीन से राइफल उठाई और उसकी जैकेट लेकर वहां से निकल गया। पीछे से आए शेरिफ ने नीचे लाश देखी। दूरबीन से देखा तो उसका डिप्टी मर चुका था। उसे पहली बार पछतावा महसूस हुआ। छिपे हुए रैम्बो ने चाकू से सुई धागा निकाला और खुद ही अपने घाव सीने लगा। फिर वो बाहर आया। एक आदमी मर चुका था। वो और खून नहीं देखना चाहता था, लेकिन अपनी झूठी शान में डूबा शेरिफ सीधे उस पर गोली चलाने लगा। उनकी निशानेबाजी बेहद खराब थी। गोलियां सिर्फ उसके सिर को छूकर निकल गई। तभी एक पुलिसकर्मी ने उसकी पहचान पता कर ली। वो वियतनाम युद्ध का पूर्व सैनिक था। ग्रीन बेरेट विशेष बल का सदस्य, कांग्रेस पदक से सम्मानित, एक असली युद्ध नायक। फिर भी शेरिफ ने कसम खाई कि वो खुद उसे पकड़ेगा और उसका पदक उसके सीने पर ठोक देगा। आगे जंगल में रैम्बो ने लकड़ियां तेज कर जाल बिछाया। अब बस शिकार के फंसने का इंतजार था। तलाशी के दौरान उन्हें आगे हलचल दिखी। कुत्ते छोड़ दिए गए, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। गोली की आवाज आई। एक शिकारी गिर पड़ा। घबराकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की।
जब मैगजीन खाली हुई तब जाकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन सामने सिर्फ एक पुतला था। रैम्बो घास में छिपकर निकला और अचानक हमला कर दिया। चीखें जंगल में गूंजने लगी। वो भूत की तरह आता जाता रहा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी को गिराया। अगर वो चाहता तो सबको मार सकता था। आखिर उसने शेरिफ को दबोच लिया। चाकू उसकी गर्दन पर था। शेरिफ जमीन पर टूटकर रो पड़ा। तभी राष्ट्रीय गार्ड पहाड़ के नीचे पहुंचे। घायल पुलिस वालों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। एक डिप्टी की मौत हो चुकी थी। खबर पूरे देश में फैल गई, लेकिन किसी को असली वजह नहीं पता थी। आखिर में रैम्बो ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। अंदर गोलियों की बरसात कर दी। सारी लाइटें बुझ गई। शेरिफ कोने में कांपता रह गया। रैम्बो ने उसकी चाल भांप ली। वो झटके से हट गया और छत की ओर गोली चलाई। घनी गोलियों की बौछार सीधे शेरिफ को लगी। फिर वो पुलिस स्टेशन के अंदर से बाहर निकल गया। रैम्बो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो वार करने ही वाला था कि तभी कर्नल वहां पहुंचा। उसने रैम्बो को हथियार नीचे रखने के लिए समझाया। कहा कि वो हेलीकॉप्टर को आदेश देकर उसे यहां से ले जा सकता है। रैम्बो ने हथियार निकाला, मानो आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हो। कर्नल ने कहा, बाहर 200 से ज्यादा लोग हैं। विरोध करोगे तो सिर्फ मौत मिलेगी। इट्स ओवर जेली, इट्स ओवर। युद्ध कोई स्विच नहीं होता जिसे जब चाहो बंद कर दो। वियतनाम युद्ध भी ऐसा ही था। तुम लोगों ने हमें लड़ने भेजा। हमने सिर कुर्बान किए, खून बहाया, दुश्मनों से लड़े, लेकिन जब लौटे तो लोगों की गालियां मिली। उन्होंने हमें हत्यारा कहा। युद्ध भूमि में खून बहाने वाले। वहां सबके सब देश के नायक थे। वे टैंक चला सकते थे, तोपखाने संभाल सकते थे, लाखों लोगों के उपकरणों की जिम्मेदारी उठा सकते थे। लेकिन वापस आकर उन्हें पार्किंग की नौकरी तक नहीं मिली। घर लौटने के बाद वही लोहे जैसे मजबूत आदमी अब बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शायद ये दर्द सिर्फ वही कर्नल समझ सकता था जिसने खुद युद्ध देखा था। क्योंकि जब रैम्बो अभी अभी सेना से लौटा था तभी अमेरिका में युद्ध विरोधी लहर उठी हुई थी। सैनिकों को बुनियादी सम्मान तक नहीं मिला। काम न मिलने पर रैम्बो भटकने लगा। वो अपनी यूनिट के इकलौते बचे साथी को ढूंढने गया, लेकिन वो कैंसर से मर चुका था। वियतनाम में रासायनिक दवाओं के संपर्क में आने से रैम्बो ने सिर्फ उसकी तस्वीर अपने पास रखी और मायूस होकर वहां से चला गया। वो बिना मंजिल के सड़क पर चलता रहा। एक छोटे शहर में पहुंचा ही था कि गश्त करते शेरिफ ने उसे रोक लिया। उसे लगा ये मुसीबत खड़ी करने आया है। उसने तुरंत रैम्बो को साथ चलने का आदेश दिया। गाड़ी में बैठाकर कहा, इस शहर को आवारा लोगों की जरूरत नहीं है। वो उसे शहर से बाहर छोड़ आया। तंज कसते हुए बोला, नहा लो, बाल कटवा लो, कम परेशानी होगी। भूख और थकान से बेहाल रैम्बो ने चारों ओर देखा। उसने तय किया कि वापस शहर जाकर कुछ खा लेगा, लेकिन फिर से शेरिफ ने उसे रोक लिया। जब उसने देखा कि सामने वाला अपनी बंदूक पकड़ रहा है तो रैम्बो ने हथियार डाल दिए। शेरिफ ने उसके पास से एक सैन्य चाकू बरामद किया, फिर उसे थाने ले गया। गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोप में बंद कर दिया। उस तेज धार वाले चाकू को भी जब्त कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसे युद्धबंदी शिविर में सहा गया अत्याचार याद आ गया। एक पुलिसकर्मी उसके गले में लटके डॉग टैग को देखने लगा। रैम्बो ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे पास 3 सेकंड है। हर तरह की बेइज्जती सहते हुए रैम्बो चुप रहा। डॉग टैग देखकर उन्हें पता चला कि सामने खड़ा आदमी एक पूर्व सैनिक है। कर्नल की समझाइश के बाद रैम्बो सीना तानकर बाहर निकला। वो सैन्य अदालत का सामना करने के लिए तैयार था।